वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम सभी अभी साइकोलॉजी पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी में हम सीटेट की तैयारी कर रहे थे। तो सीटेट में हमने अभी तक विकास एवं वृद्धि पढ़ा था। और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, अगला टॉपिक हमारा रहेगा अधिगम। जो हमारा अगला टॉपिक है हमारा अधिगम। अधिगम से आपके क्वेश्चन आते हैं, पर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? सीटेट के पर्पज से। यदि आपको अ, अधिगम चाहिए पूरे डिटेल में, जो कि यूपी टेट, राजस्थान टेट, बाकी जगहों पूछा जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पर यूपी टेट के एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाके आप सारे डिटेल पा सकते हैं। पर इस वीडियो में जो अधिगम पढ़ा जाएगा वो प्योरली बिल्कुल सीटेट के दृष्टिकोण से पढ़ा जाएगा कि सीटेट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पर हाँ, इतना नहीं ओवर दिया जाएगा कि सीटेट के बाहर के मटेरियल को भी यहाँ पे झूठ मूठ का भर दिया जाए। तो इसलिए बिल्कुल ये सीटेट मटेरियल रहेगा, ताकि ज़्यादा लोड ना पड़े। आप जो तैयारी करें बिल्कुल सीटेट के पर्पज से चले। तो यदि अधिगम की बात की जाए कि अधिगम होता क्या है, यदि बात की जाए कि अधिगम अधिगम होता क्या है, तो अधिगम का मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि अधिगम का मतलब होता है सीखना। यदि सिंपल भाषा में बात की जाए तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। पर यदि अधिगम का मनोवैज्ञानिक रूप से एक व्यापक स्तर जो मनोविज्ञान बोलता है, अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। यदि आप यूपी टेट वाली वीडियो देखे होंगे तो जानते होंगे, यदि आप यूपी टेट वाली वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि अधिगम मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। पर वहां जो हमने पढ़ा तो यूपी टेट के पर्पज से था, पर यहाँ की बात अलग होगी। यहाँ की बात चीजों को याद करने से न ज्यादा जो चीजें बोली जा रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। जिस बात पे हम चर्चा करेंगे, जिस चीज पे जोर दी जाएगी, उस चीज को आपको समझना है कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट है क्या अधिगम का मनोविज्ञान में। सिर्फ सीखना ही नहीं है। आप यूपी टेट में एक फैक्चुअल बस तथ्य याद करते हैं, पर यहाँ पे जिन जो चर्चा की जाती है या जिस चीज पे हम डिस्कशन करते हैं, हमें उन बातों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो अधिगम का मतलब होता है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। पर यदि बात की जाए कि ये तो एक यूपी टेट मटेरियल चीज हो गई कि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। पर यदि बात की जाए कि एक्चुअल में जो अधिगम की बात की जाए कि एक्चुअल में जो अधिगम होता है स्थायी परिवर्तन, इस चीज का मतलब क्या होता है, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का असल में मतलब क्या होता है, ये चीज आती है आपके सीटेट के दृष्टिकोण से। और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कि किसी भी बच्चे के जो व्यवहार है, व्यवहार में आपको क्या लाना होगा? परिवर्तन। जैसे बच्चे के व्यवहार में सामाजिकरण आता है, बच्चे के व्यवहार में नैतिकता भी आती है, बच्चे के व्यवहार में संज्ञानात्मक विकास भी आप करते हैं, बच्चे के व्यवहार में भाषाई ज्ञान भी आता है, भाषाई विकास भी आती है। ये जितने भी तरह के विकास आप पढ़ते हैं, बच्चे के व्यवहार में उसके संवेग भी दिखते हैं। जो संवेगात्मक विकास के संवेग होंगे वो भी व्यवहार में दिखाई देंगे, जो भाषाई विकास होगा वो भी व्यवहार में दिखाई देगा, जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो भी व्यवहार में दिखाई देता है। यहाँ तक नैतिकता हो गया, सामाजिकरण हो गया, ये सारी चीजें बच्चों को व्यवहार में दिखाई देती है। पर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन का जो असल में मतलब होता है वो ये होता है कि बच्चे की जो सामाजिकरण है, नैतिकता है, संज्ञानात्मक विकास है, भाषाई विकास है, इन सभी चीजों के अंदर हमें परिवर्तन लाना है। जैसे यदि बात की जाए नैतिकता की, जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि नैतिकता की बात की, नैतिकता की, तो साइकोलॉजी जो कहता है कि आपको ये नहीं कहना है कि सुबह उठ के गुड मॉर्निंग बोलना है। सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलना तो एक ज्ञान की बात होगी। यदि बात किया जाए कि यदि बच्चे को सुबह उठ के बोल दिया जाए कि आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, तो यह बात हो जाती है ज्ञान की। पर आपको उस बात पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि सीटेट में हर जगह एक लाइन आती है। यदि आप ध्यान देंगे तो सीटेट में हर जगह आपसे एक लाइन टकराएगी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वयं करते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। तो मनोविज्ञान ये कहता है कि आपको ये नहीं बोलना है कि बच्चा सुबह उठे और गुड मॉर्निंग बोले, या तू कह के नहीं बोलना है आपको, बल्कि उसके बिहेवियर में परिवर्तन लाना। और बिहेवियर में परिवर्तन लाने के लिए आपको उन चीजों के नकारात्मक चीजों बात करनी होगी कि यदि कोई बच्चा है जो कि गुड मॉर्निंग बोलना यदि आप सिखाना चाहते हैं, तो आपको यह बताना होगा कि किस तरह से बात की जाए तो सामने वाला क्या सोचेगा, समाज में किन चीजों पर प्रभाव पड़ता है, कोई व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच सकता है, आप, ताकि बच्चा खुद ही समझ सके कि उसे कौन सी बातें बोलनी है, कौन सी बातें नहीं बोलनी है, किन चीजों पर उसे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये बात आपका कौन कहता है? मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान में इसी चीज को बोला जाता है सिखाना या अधिगम।
तो यदि आप सीटेड में रहेंगे तो सीटेड की बात करता है कि सीटेड में जो बात की जाती है वो बात की जाती है कि आप एक्चुअल में उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि नहीं। यदि यूपी टेट की बात होती है, यूपी टेट में व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, कहानी खत्म हो जाता है, यहीं पे आपको टिक लगाने की जरूरत थी। बस सीटेड में आपको पूरी स्टोरी लाइन दी जाएगी और फिर पूछा जाएगा कि असल में वहां अधिगम हो रहा है कि वहां पे अधिगम नहीं हो रहा, व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि एक बच्चे को दिन भर ये समझाया जाए कि तुम्हें सुबह उठना है, गुड मॉर्निंग बोलना है, शाम को गुड नाइट बोलना है, और एक बच्चा जिसे ये समझाया जाता है कि यदि आप समाज में किस तरीके से बात करते हैं तो आपको बच्चों को समाज में आपके बारे में क्या इमेज बनती है, या समाज में आपको किस तरीके से बात करेंगे तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, या समाज में आपको किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, तो दोनों में कौन सा सही होगा। तो इसमें सही होता है कि बच्चों को जब आप समझ देते हैं, ताकि बच्चों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है उसकी समझ उसे तभी आती है जब उसके नकारात्मक और सकारात्मक प्रभाव के बारे में वो जानता है। तो सीटेड इसी बात पे जोर देता है कि आपको ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं है बच्चों के अंदर, आपको बच्चों के क्या लाना होगा, व्यवहार में परिवर्तन, समाजीकरण, कि समाज में कैसे घुलना मिलना है, समाज में लोगों से कैसे बातें करनी, ये समाजीकरण की बात हो जाती है। नैतिकता कि मोरालिटी कैसी होनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास, बच्चों के आपके मानसिक विकास करना है। जैसे आप संज्ञानात्मक विकास में पढ़ते होंगे कि बच्चों को याद कराना गलत होता है, कंठस्थ कराना गलत होता है। यदि दिया रहता है कि गणित क्यों पढ़ाते हैं कि गिनती गिनना आ जाए, वो भी ऑप्शन गलत होता है। गणित क्यों पढ़ाते ताकि हासिल दो अंकों का जोड़ आ जाए, गलत है। गणित क्यों पढ़ाते ताकि हासिल का जोड़ आ जाए, वो भी गलत है। तो सही क्या है, गणित इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि बच्चों की तर्क शक्ति बढ़ सके, बच्चों के अंदर आ सके अमूर्त चिंतन, मतलब कि हमें ले दे के काम करना है किसके ऊपर, कौशलों के ऊपर। मतलब कि हमें बच्चों के अंदर डेवलप करना होगा स्किल्स या कौशल को, न कि उनको ज्ञान देने की जरूरत है। इसलिए सीटेड में एक लाइन आपको हर जगह टकराती हुई मिलेगी कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और ये ऐसी लाइन है कि आप चाहे सीटेड के किसी भी आप पेडागोजी को सॉल्व करें, चाहे ईवीएस हो, मैथ हो या कोई भी हिंदी, आपको एक लाइन टकराएगा और इसी के अनुसार आपको चलना भी होगा। यदि आपने जरा भी इस तरीके से सॉल्व किया जैसे आप पहले टाइम में खुद पढ़े थे कि टीचर आपको मैथ इसलिए पढ़ाता था ताकि आपको पहाड़े याद हो जाए, और आपको लगा कि नहीं मैथ इसीलिए पढ़ते ताकि पहाड़े याद हो जाए, जोड़ घटाना आ जाए या स्थानीय मान निकालना आ जाए, तो समझ लीजिए कि आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, बस वहीं पे आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो अधिगम का मतलब होता है कि बच्चों के अंदर स्किल्स या फिर कौशलों को क्या करना, विकसित करना या कौशलों का विकास करना। तो ये चीज होता है क्या, अधिगम। यदि अधिगम की बात की जाए कि अधिगम की विशेषताओं से जो क्वेश्चन आते हैं, अधिगम की विशेषता, तो यदि अधिगम की विशेषता की बात की जाए कि अधिगम में किन किन क्या विशेषताएं होती हैं, तो अधिगम की विशेषताओं से क्वेश्चन आता है। जैसे आपसे पूछ दिया जाता है कि अधिगम समायोजन है, अधिगम समायोजन है, तो बात याद करने की नहीं, बात समझने की कि अधिगम मतलब आप किसी यदि किसी चीज को सीख रहे हैं तो मतलब आप खुद को एडजस्ट करते हैं वहां पे, जाहिर सी बात है कि अधिगम ही समायोजन है। यदि आप किसी नए वातावरण में जाते हैं, कोई नया इन्वायरमेंट हुआ, यदि वहां के अनुसार आप ढल रहे हैं, या किसी आप नए शहर में गए, यदि वहां का रहन सहन या वहां के अनुसार आप अपने आप को ढाल रहे हैं, अपने आप को समायोजित कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं खुद को, तो जाहिर सी बात है कि आप वहां के माहौल से सीख रहे हैं। यदि आप सीखेंगे नहीं तो वहां के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, वहां के हिसाब से अपने आप को समायोजन नहीं कर पाएंगे। तो समायोजन करने का मतलब ही होता है कि वहां की चीजों को सीखना। तो अधिगम क्या हो जाता है, समायोजन है। जैसे होता है कि अधिगम प्रक्रिया जटिल होती है, अधिगम प्रक्रिया जटिल होती है, और ये कंफ्यूज करता है इसलिए क्योंकि पूरे सीटेड में कहानी चलती रहती है कि नहीं बच्चों को मारना गलत है, बच्चों से याद कराना गलत है। तो एक बात ये भी दिमाग में आ जाता है कंफ्यूजन में कि यदि याद कराना गलत है तो चीज अधिगम मतलब सीखना कठिन कैसे हो सकता है। पर यहाँ बात होती है अधिगम की प्रक्रिया, मतलब उसकी जो प्रोसीजर है, जो उसके स्टेप चलते हो क्या है, जटिल है। तो अधिगम प्रक्रिया कैसी होती है, जटिल होती है। तीसरा एक जो ज्यादा कंफ्यूज करता है कि अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। बात जाहिर सी बात है कि यदि आप कोई भी चीज सीख रहे हैं तो जब ये सभी ऑप्शन आते थे यहां समझ में आते हैं, पर सीटेड में कंफ्यूज क्योंकि वहां दिमाग और भी तेजी से दौड़ने लगता है, कुछ ज्यादा ही सोच लेता है। जैसे आ गया ऑप्शन में कि अधिगम सदैव नवीन होता है, तो आपका दिमाग ये सोचता है कि नहीं यदि हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं, इसलिए हो सकता है कि जो भी चीजें सीख रहे हो हमेशा नया ही हो। पर अधिगम सदैव नवीन नहीं होता, क्योंकि कुछ चीजें जो हम सीखते हो हमारे
पिछले नॉलेज या पूर्व ज्ञान पे आधारित होता है, इसलिए अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। कभी नवीन भी हो सकता है, कभी पुराने ज्ञान पे आधारित भी हो सकता है, इसलिए ये कहना गलत होगा कि अधिगम सदैव नवीन होता है। इसलिए क्या अधिगम सदैव नवीन नहीं होता है। बात क्या है, जैसे और भी आपसे पूछा जाता है कि अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक, अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है। तो जाहिर सी बात है, यदि आप सीख रहे हैं तो सीखने में गलत चीज भी सीखी जा सकती है और सही चीज भी सीखी जा सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अधिगम सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, क्योंकि आप सीखने में दोनों चीज सिखाई जा सकती है, सही भी और गलत भी। और भी आते हैं, जैसे होता है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है कि अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया, जाहिर सी बात है, यदि सीखना है तो सीखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ही, और जब कोई ना कोई चाहिए तो उसी से समाज बनना क्या होता है, शुरू। समाज किसे कहते हैं, यदि एक व्यक्ति है उसके साथ वहां पर यदि दूसरा व्यक्ति आए तो वो दो व्यक्ति मिलकर एक समाज का क्या करते हैं, निर्माण। दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, उससे समाज का निर्माण होता है। और अधिगम मतलब सीखना, और सीखने के लिए यदि आप है तो आप अकेले नहीं सीख सकते, आपको सीखने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए। और इसीलिए बोला जाता है कि अधिगम सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि हम किसी दूसरे से सीखते हैं। तो जब दूसरे से सीखते हैं, हमारे अलावा एक दूसरा व्यक्ति आया तो एक समाज का क्या हो जाता है, निर्माण। तो अधिगम एक कैसी प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया। किसी व्यक्ति ने किसी चीज के बारे में जाना, वो अपने ज्ञान को दूसरे को देता है, दूसरा जब सीखता है तो वहां से वो तीसरे के पास जाता है। इसलिए अधिगम क्या होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। ये अधिगम की विशेषताएं होती है, जहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये चीजें वो होती हैं कि जिसके बारे में आपको पता भी होता है पर आप वहां पेपर में कंफ्यूज होते हैं। पर इस बात पे जोर देना जरूरी है कि अधिगम जैसे सामाजिक प्रक्रिया, अधिगम सदैव नवीन नहीं होता। तो इन सभी चीजों पर फोकस करना जरूरी, क्योंकि ये वो पॉइंट होते हैं जो आप जानते हुए पेपर में कंफ्यूजन में गलत करके आते हैं। वहां आपको लगता है नहीं, इस पढ़ाई लिखाई तो स्कूल में होती है, क्योंकि अधिगम शब्द का मतलब जो होता है सीखना। यदि हम बात करते हैं जब सीखने की, मतलब जब जब दिमाग में शब्द आप सुनते हैं अधिगम, तो जैसे ही अधिगम शब्द आप सुनते हैं तो एक दिमाग में तस्वीर तैयार होती है किताब लेके बच्चे को पढ़ते हुए। पर साइकोलॉजी उस बात को नहीं करता। साइकोलॉजी में बात चलती है कि जब जब बात चलती है अधिगम की, तो वह अधिगम मतलब सीखना। साइकिल चलाने को भी सीखना कहते हैं, सब्जी बनाने को भी सीखना कहते हैं, अरे झाड़ू लगाना भी सीखना तो उसको भी सीखना कहते हैं। यहाँ बात सिर्फ किताब लेके पढ़ने की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कि ओवरऑल आप लाइफ में जो भी चीज सीखते हैं हर उस चीज के बारे में बात हो रही है। तो इसलिए पहली चीज तो जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ दिमाग के अंदर, उसे आपको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि सीटेड के क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर होते हैं, फैक्ट पे आधारित नहीं है कि आपको कोई भी चीज पूछा गया, आपको फैक्ट याद है, आपने सुना है, कहानी खत्म। ये चीज डिपेंड करता है पूरा सीटेड क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर कि आपको कितना ज्यादा आप सोच विचार कर सकते हैं, कितना ज्यादा आप चिंतन कर सकते हैं, और कैसे पकड़ सकते हैं कि कौन सा आंसर सबसे ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ आंसर गलत और सही नहीं होते हैं, यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको सबसे बेहतर चुनना होता है। सही सभी होंगे, लेकिन आपको उसमें सबसे बेहतर ऑप्शन चुनना होगा कि उस हालात में जो सिचुएशन दी गई है पूरे क्वेश्चन के अंदर एक कहानी, उस हालात में कौन सा आंसर या कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेहतर हो सकता है। तो आपको यहाँ बेहतर चुनना होता है, इसलिए आपको क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ती। इसलिए यदि आप सोचेंगे फैक्ट पे आधारित चले या चीजों को याद करके चले, तो ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत होते चले जाएंगे। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। और बात की जाए जैसे कि अधिगम सार्वभौमिक होता है, अधिगम सार्वभौमिक होता है, यह भी सही है। सार्व मतलब होता है सभी, और भौमिक मतलब भूमि, मतलब कि पूरी धरती पे हर एक जगह अधिगम होता है, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे जानवर हो, चाहे मानव हो। हर व्यक्ति हमेशा कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसलिए बोला जाता है क्या कि अधिगम हमेशा सार्वभौमिक, मतलब पूरी धरती पे जहां भी सजीव बसे हुए हैं वो हमेशा अपने वातावरण, हालात या सिचुएशन के हिसाब से चीज हमेशा कुछ न कुछ नया सीखते होते हैं और अपना विकास आगे की ओर बढ़ाते रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अधिगम क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। इसलिए बोल रहा हूं कि कभी भी अधिगम शब्द का मतलब ये मत समझिए कि किताब लेके बच्चा पढ़ रहा उसे अधिगम कहते हैं। अधिगम हर जगह है,
तो अधिगम क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। अधिगम सक्रिय रूप में होता है। जाहिर बात है जब से आप एक्टिव नहीं होंगे तब से आप सीखेंगे नहीं। अधिगम सक्रिय रूप में होता है। जाहिर बात है जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे तब तक उन चीजों के बारे में सीख नहीं पाएंगे। और जैसे आठवां बोलूं कि अधिगम मानसिक प्रक्रिया है। जाहिर सी बात है बिना दिमाग लगाए आप सीख ही नहीं पाएंगे। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि बिना दिमाग लगाए आप चीजों के बारे में सीख नहीं पाएंगे। तो अधिगम कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया। अधिगम सार्वभौमिक होती है, हर जगह फैला होता है। ये हुई विशेषताओं से बात। यदि बात की जाए आगे इसके ऊपर की, जैसे आते हैं कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अरे अगले टॉपिक की बात की जाए जो अधिगम से पूछा जाता है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपके सीखने को प्रभावित करती हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, चाहे सकारात्मक रूप से सीखने को और बेहतर बनाए या सीखने में कमी ला दें। ये नई बात हो रही कि बेहतर बना रहे कमी, बस प्रभावित करती हैं। चाहे वो अच्छा भी कर सकती है या बुरा भी कर सकती है, किसी भी तरीके से आपके अधिगम को क्या करती हो? प्रभावित करती हो। तो वो कारक कौन कौन हो सकते हैं? तो देखिए यदि बात की जाए एक बच्चे की, तो बच्चा खुद भी अपने अधिगम को प्रभावित करता है। जैसे बच्चों की रुचि, बच्चों की जिज्ञासा, क्यूरोसिटी जो होती है, बच्चों की जिज्ञासा, बच्चों की स्वप्रेरणा, मतलब जो अप्रेरित मोटिवेशन होता है वह, बच्चों का स्वनिर्देशित होना। यदि बच्चा खुद में स्वनिर्देशित है, खुद की सलाह चलता है, खुद के डिसीजन लेता, अपने निर्णय खुद ले पाता है, तो उसका अधिगम प्रभावित होता है सकारात्मक रूप से। पर यदि कोई बच्चा अपने खुद के निर्णय नहीं ले पाता है तो वहां पे उसका अधिगम भी क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है नकारात्मक रूप से। शिक्षक, यदि एक टीचर की बात की जाए तो टीचर की जो शिक्षण विधि होती है वो भी बच्चे को प्रभावित करेगी। टीचर की जो व्यवहार होते हैं वो भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। टीचर की जो सोच होती है अपने, मतलब एक शिक्षक की जो सोच होती है अपने बच्चों के प्रति, वो भी अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। टीचर के शिक्षण विधि, टीचर के जो शिक्षण सूत्र यूज कर रहा है वो भी अधिगम को प्रभावित करेंगे। शिक्षण की जो पाठ योजना होती है वो भी अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित। यहां तक जो विषय वस्तु होता है, सिलेबस, वो भी अधिगम को प्रभावित कर सकते हैं। साथ में बात की जाए पर्यावरण की, पर्यावरण से बात है कि आसपास के बच्चों के वातावरण, आसपास जो बच्चे के समाज है वो भी उसके सीखने को प्रभावित कर सकता है। बात की जाए आसपास उसके जो मित्र हो गए, परिवार हो गए, वो सभी अधिगम को क्या करते हैं? प्रभावित। पर अच्छा दिन भर यदि घर में लड़ाई ही चल रहा है तो आपको लगता है बच्चा गुड मॉर्निंग बोलना सीखेगा? कभी नहीं सीख पाएगा। तो परिवार हो गए, मित्र हो गए, ये सभी चीजें भी उसके सीखने को क्या करते हैं? प्रभावित। यदि बात की जाए जैसे रिश्तेदारों की, तो रिश्तेदार तो सबसे ज्यादा आपके सीखने को प्रभावित करते हैं। जहां आपकी उम्र होगी बनने की और कुछ करने की, उसी दिन आपकी शादी लग जाएगी। और लगवाने वाले सबसे बड़े पहले कौन होते हैं? रिश्तेदार। तो रिश्तेदार भी अधिगम को क्या कर सकते हैं? प्रभावित। यदि ओवरऑल बात की जाए तो चाहे आपकी आयु हो, एज, चाहे आपकी प्रेरणा हो, मोटिवेशन, यहां तक आपका एटीट्यूड हो, मतलब मनोवृत्ति, हर एक चीज अधिगम को क्या करती है? प्रभावित। एक लाइन में यदि साफ लाइन में बात की जाए तो हर एक चीज अधिगम को प्रभावित करती है। बस नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता। लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता। मतलब कि हर एक चीज अधिगम को प्रभावित करती है। आपके सीखने को हर एक चीज प्रभावित कर सकती है। आपका वातावरण में सारी चीजें जो भी है वो सभी प्रभावित करती है, पर लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता। लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता, इसका मतलब ये होता है चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये बात कभी सीखने को प्रभावित नहीं करती। लड़का भी सीख सकता है, लड़की भी सीख सकती है, तो ये चीज कभी सीखने को प्रभावित नहीं करती। इसलिए बोला जाता है कि लिंग अधिगम को प्रभावित नहीं करता। और इस चीज पे आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, बाकी चीजों पर नहीं पूछे जाएंगे, पर यहां से आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है कि नहीं करता है। और इसी क्रम में यदि आगे पढ़े अधिगम में ही, तो अधिगम के कुछ सिद्धांत आते हैं। वैसे आपको अधिगम के कुछ सिद्धांत इसमें पढ़ने नहीं है, पर बता दे रहा हूं कि अधिगम के कुछ सिद्धांत आते हैं जिसके बारे में जानना जरूरी होता है। कि वैसे सीटेड में आपसे पूछे नहीं जाते हैं, पर एक दो सिद्धांत ऐसे यदि बात किया जाए तो अधिगम के कम से कम 13-14 सिद्धांत हैं जो कि आप यूपी टेट वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। पर सीटेड में 2-3 को जान लीजिए ताकि उससे एक आइडिया मिल जाता है कि हमें किस तरीके से जवाब देना क्वेश्चन का।
जैसे अधिगम के सिद्धांत में पहला आता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अब प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देने वाले कौन थे? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत देने वाले कौन रहते? थॉर्नडाइक। और इन्होंने ये बताया कि बार बार कोशिश करिए, बार बार गलतियां होंगी, बार बार कोशिश करिए, बार बार गलतियां होंगी, आपसे त्रुटियां होंगी, और ऐसे ही करते हुए आप चीजों के बारे में सीख जाएंगे। थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था किसके ऊपर? बिल्ली के ऊपर। यदि आप यूपी टेट वाला सेक्शन पढ़े होंगे तो वहां सारी चीजें डिटेल्स हैं। यदि बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, क्यों उन्होंने एक पिंजड़े में बिल्ली को रखा और बाहर रख दिया क्या? मृत मछली। बाहर मछली रखे और पिंजड़े के अंदर किसको रख दिए? बिल्ली को। और पिंजड़े में एक शानदार सा गेट भी बना दिया। बिल्ली को कहां रखे? पिंजड़े के अंदर। पिंजड़े के अंदर कौन? कैट। कैट मतलब बिल्ली। तो बिल्ली को, अब बिल्ली जैसे बिल्ली को भूख लगी वो पिंजड़े के बाहर देखती है मछली, और जैसे उसने मछली को देखा वो उसे खाने की कोशिश करने लगी। मतलब वो सीधे पिंजड़े के ऊपर हाथ पैर चलाना शुरू कर दी, पर उससे पिंजड़ा टूटेगा तो है नहीं, तो वो बाहर निकल नहीं पाई वो, लेकिन वो बार बार कोशिश करती रही। मतलब बार बार कोशिश की, लेकिन उससे बार बार गलतियां होती रही। पर जो वैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, उन्होंने एक टेक्निक बनाया था कि जो दरवाजा था, दरवाजे के लिए पिंजड़े के अंदर उन्होंने एक लीवर बनाया था कि जैसे ही बिल्ली का पैर उस लीवर पे पड़ेगा दरवाजा खुल जाएगा। शुरू में बिल्ली ने पिंजड़े के ऊपर खूब हाथ पैर चलाए, खूब खोलने की कोशिश की, पर खुला नहीं। लेकिन एकाएक हो जाता उससे सही काम कि उसका पैर चला जाता है लीवर के ऊपर, और जैसे ही लीवर के ऊपर पैर जाता है दरवाजा खुल जाता है, बिल्ली निकलती है बाहर और मछली को खा लेती है। तो यहाँ पे थॉर्नडाइक बोलते हैं कि आप बार बार कोशिश करते हैं, बार बार आपसे गलतियां होती हैं, बार बार कोशिश करते हैं, बार बार गलतियां होती हैं, पर एकाएक आपसे एक सही अनुक्रिया होता है और वहां पे आपको अधिगम हो जाता है। जिस तरीके से बिल्ली बार बार कोशिश कर रही थी, पर एकाएक उसने लीवर को दबाया और दरवाजा खुला और मछली को खा ली, तो उसने दरवाजा खोलना सीख लिया। अगली बार जैसे आप उसे पिंजड़े में डालेंगे, उसे दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर उधर हाथ पैर में नहीं मारेगी, सीधे वो लीवर के ऊपर पैर रखेगी, दरवाजा खोल के बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसने दरवाजा करना क्या कर लिया? खोल लिया। तो इसी बात को थॉर्नडाइक बोलते हैं कि प्रयास एवं त्रुटि की आप बार बार कोशिश कीजिए और बार बार आपसे त्रुटियां होंगी, और उससे आप अधिगम करना सीख जाते हैं, अधिगम कर लेते हैं। लेकिन इनके थॉर्नडाइक का जो ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत से एक बहुत ही बारीक बात बाहर निकलती है, जिसपे आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि त्रुटियां या फिर गलतियां, या बात किया जाए भ्रम, ये सभी स्वाभाविक हैं। तथा अधिगम का भाग होती हैं। मतलब जो त्रुटियां करते हैं आप, जो गलतियां करते हैं, सभी चीजें क्या होती है? स्वाभाविक होती हैं, तथा अधिगम का एक क्या होती है? भाग होती हैं। तो इस पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। पूरी थॉर्नडाइक पे आपको कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाले हैं। जो मेन बात है वो कहाँ बात होती है? इसी पर। और यही क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट, बस इतनी बात समझना कि जो त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती है, बच्चों के अंदर जो भ्रम होते हैं, डाउट पैदा होते हैं, वो सभी एक अधिगम या सीखने का भाग होते हैं, और इसी से, और ये सीखने का भाग होते हैं, और जो गलतियां करना क्या एक स्वाभाविक चीज है। तो आपसे जो क्वेश्चन बनेगा कि एक बच्चा है जिसने इस तरह की गलती की और शिक्षक के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, तो वहां से आपके ऑप्शन बन के आते हैं कि त्रुटियां या फिर गलतियां या फिर भ्रम जो होती है वो अधिगम का एक भाग होती हैं, इसलिए शिक्षक को बच्चे को समझाना चाहिए, दंड नहीं देना चाहिए। तो इस तरीके से आपके कई ऑप्शन बनते हैं, जहां पे आपका सही ऑप्शन वही होता है जिसमें कि ये लिखा होता है कि त्रुटियां या गलतियां सभी स्वाभाविक होती हैं, ये सही है, या त्रुटियां या गलतियां अधिगम का एक भाग होती हैं, ये चीजें क्या होती हैं? सही होती हैं। तो इस बात पे पूरी तरह ध्यान रखिए कि गलतियां करना, ये सीखने में गलती करना एक स्वाभाविक चीज है, और गलती करना सीखने का एक भाग होता है। और बात किया जाए तो ये चीज कहाँ से थे? थॉर्नडाइक से थे। उसका पावलोव वगैरह बहुत वैज्ञानिक, यदि आपको पूरी वैज्ञानिकों की लीला पढ़नी है तो आप यूपी टेट वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां अधिगम के सारे वैज्ञानिक मिल जाएंगे। पर विश्वास मानिए, न पावलोव वाले आने वाले हैं आपके सीटेट में। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए किसी 5, न पावलोव आएंगे, न थॉर्नडाइक आएंगे, न स्किनर आते हैं, न कोहलर आते हैं। पढ़ाने वाले सब पढ़ा देते, पर उसमें से एक भी नहीं आने वाला। आएंगे आपके सामने जीन पियाजे, लियो वाइगोत्स्की, आपके आने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग, नॉम चॉम्स्की, बस यही वैज्ञानिक आने वाले हैं। इससे बाकी पे आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि समय भी वैसे क्या है? कम है आपके पास। एक चीज आता है आपका अधिगम वक्र। अधिगम वक्र, इस पे भी उतने क्वेश्चन नहीं बनते, पर समझ लीजिएगा।
अधिगम वक्र क्या होता है कि जब कुछ वैज्ञानिक क्या थे इसमें गणितज्ञ, और जब कुछ वैज्ञानिक गणितज्ञ थे तो उन्होंने गणित लगाना कर दिया शुरू। उन्होंने ग्राफ डिजाइन करने का काम शुरू किया। उन्होंने ग्राफ बनाया और ग्राफ में उन्होंने क्या बनाया, नीचे लिखा समय कि पढ़ने में कितना समय लगा और कितनी, और यहां लिखा अधिगम की मात्रा। इस लाइन पे लिखा है उन्होंने अधिगम की मात्रा, और इस लाइन में लिखा है उन्होंने अधिगम में लगने वाला समय। समय की बात की जाए, अधिगम में लगने वाला समय, लगने वाला समय जैसे हो गया 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। और इधर बात की जाए जैसे 1 चैप्टर आपने पढ़ा, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, तो इधर अधिगम की मात्रा होती है कितने चैप्टर आपने पढ़ा और इधर कितने दिन में पढ़ा। और इस पे उन्होंने ग्राफ बनाना क्या किया शुरू। जैसे पहले दिन आप बहुत तेज थे और बहुत ही जोश के साथ थे, इसलिए पहले दिन में 1 चैप्टर पढ़ के खत्म कर दिया, तो आपका जो ग्राफ आता है वो कहाँ आता है, इस जगह पर पॉइंट मिलती है, 1 चैप्टर 1 दिन में। दूसरे दिन हो सकता है और ज्यादा जोश में आपने दूसरे दिन में 3 चैप्टर खत्म किए, तो आपका अगला जो ग्राफ आएगा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तीसरे दिन हो सकता है आपका थोड़ा डाउन हो गया एनर्जी, और तीसरे दिन में आपने समझ लीजिए 2 ही चैप्टर पढ़ा, तो तीसरा जो ग्राफ आएगा वो कहाँ आएगा, यहाँ पे। मान लीजिए चौथे दिन में सीधे 5 चैप्टर पढ़ा, तो ग्राफ किधर बन जाता है, यहाँ पे। और यदि बात किया जाए तो जब अधिगम का वक्र बनता है तो इन्हीं सभी लाइन और बिंदुओं को मिलाते हुए जो ये लाइन बनती है इसी को बोला जाता है अधिगम का वक्र। मतलब कि ये जो लाइन बनती है इसे क्या बोलते हैं, अधिगम का वक्र। और अधिगम का वक्र, अधिगम का वक्र किसी व्यक्ति के सीखने के दर को बताता है कि समय के साथ वो उसका पढ़ाई लिखाई ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है, वो कैसा सीख रहा है। जैसे यहाँ तेजी सीखा, फिर सीखने में कमी आई, फिर सीखने में तेजी आई, इस चीज को कौन बनाता है, अधिगम का वक्र। तो अधिगम का वक्र किसी व्यक्ति के सीखने के दर को बताता है। दर मतलब जो रेट चल रहा है, किस रेट से पढ़ाई चल रही, कितनी ज्यादा हो रही, कितनी कम हो रही, इस चीज को बताने कौन काम करता है, अधिगम वक्र। तो जब अधिगम वक्र बना तो अधिगम वक्र में आपके सामने उन्होंने 4 प्रकार में अधिगम के वक्र को बांटा। उन्होंने कुछ डिजाइन उठाए, कई तरह के डिजाइन बने, तो उन्होंने अधिगम वक्र को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। और जो 4 भागों में अधिगम वक्र को बांटा उसमें से जो पहला भाग था सरल रेखीय अधिगम वक्र, या इसी को बोलते हैं आदर्श अधिगम वक्र। दूसरा उन्होंने जो बांटा उन्नतोदर अधिगम वक्र। और तीसरा उन्होंने जो बांटा नतोदर अधिगम वक्र। और जो चौथा था जिसे बोलते हैं मिश्रित या असाकार, या इसी को बोलते हैं सीढ़ी नुमा, या इसी को कहा जाता है सर्पिलाकार अधिगम वक्र। तो उन्होंने अधिगम वक्र को कितने भागों में बांट दिया, 4 प्रकार में। और चारों में बस आपको डिजाइन याद रखने की किसमें किस तरीके का बनता है। जैसे यदि बात किया जाए तो सरल रेखी जो अधिगम वक्र बनता है वो एक सीधी रेखा में बनता है। सरल रेखी अधिगम वक्र कैसे बनता है, एक सीधी रेखा में। आपसे चित्र देगा, चित्र देकर पूछेगा ये कौन सा अधिगम वक्र है, तो ये सरल रेखी अधिगम वक्र है। दूसरा उन्नतोदर अधिगम वक्र जो बनता है उसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर वाली लाइन से उन्नतोदर अधिगम का वक्र बनता है इस तरीके से। मिश्रित अधिगम का वक्र जो बनेगा वो मिश्रित होता है, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, ये कौन सा होता है, मिश्रित। और जो नतोदर होता है, नतोदर की जो लाइन होती है वो नीचे शुरू होती है इस तरीके से। तो देखिए सरल देखिए अधिगम वक्र क्या होता है, जो सीधे बनता है। मिश्रित वाले में कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। लेकिन बात किया जाए यदि
उन्नतोदर अधिगम वक्र क्या होता है, जो ऊपर वाली मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन से शुरू होती है और आगे जाके झुकाव आने लगता है, कमी होने लगता है। नतोदर में शुरू में तेजी से बढ़ता है, लेकिन शुरू में कमी दिखाई देता है, लेकिन बाद में क्या देखने को मिलती है, तेजी। तो पूछता है कि वह अधिगम वक्र कौन सा होता है जिसमें शुरू में तेजी, शुरू में क्या दिखाई दे, तेजी, लेकिन बाद में क्या आने लगती है, उसमें कमी। तो कौन सा होता है, उन्नतोदर। और जिसमें शुरू में कमी और बाद में क्या दिखाई देने ले, बाद में क्या दिखाई दे, तेजी, तो वो कौन सा होता है, नतोदर। और इसीलिए इसके एकाक और नाम आ जाते हैं आपके, उन्नतोदर अधिगम वक्र को बोल देते हैं, क्योंकि बाद में शुरू कमी दिखाई देता है, इसलिए इसको बोलते हैं घटता हुआ अधिगम वक्र। क्योंकि बाद में आखिरकार इसमें क्या कमी होने लगता है, घटने लगता है, इसलिए इसको बोलते हैं घटता हुआ अधिगम वक्र। और इसमें चूंकि शुरू में कमी रहता है लेकिन बाद में बढ़ना शुरू कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं बढ़ता हुआ अधिगम वक्र। इसको क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ अधिगम वक्र। तो ये आपके अधिगम वक्र हैं जिनसे कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब प्राचीन काल में क्वेश्चन आते थे, पर इधर भी जिसको भी छोड़ दिया क्योंकि ये भी सिलेबस में बहुत ही आसान हो गए हैं, पर हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलें तो आगे आता है आपका अधिगम स्थानांतरण। इससे भी बोला जाता है क्वेश्चन ना के बराबर आते हैं, कभी कभार आ जाते हैं, पर चूंकि कभी कभार आ जाते हैं इसलिए इसको जानना क्या है, स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। अधिगम स्थानांतरण 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आता है सकारात्मक, दूसरा आता है नकारात्मक, और तीसरा होता है शून्य। इसी के और भी नाम पड़े जाते हैं, जैसे सकारात्मक को बोला जाता है धनात्मक, नकारात्मक को बोलते हैं ऋणात्मक, और शून्य को बोलते हैं उदासीन। अधिगम स्थानांतरण, तो देखिए अधिगम स्थानांतरण कहते किसे हैं, अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है जो भी चीजें आपने सीखा उनका ट्रांसफर होना। ट्रांसफर होने का मतलब ये नहीं कि आपने जो सीखा वो किसी दूसरे को सिखा दिया तो अपने ज्ञान को ट्रांसफर कर दिया, उसे अधिगम का स्थानांतरण कहें, वो चीज होता है। अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान का प्रयोग जब हम किसी दूसरे विषय में करते हैं तो उसका मतलब होता है अधिगम का स्थानांतरण। अब विषय का मतलब कुछ भी हो सकता है, साइकिल चलाने से लेकर सब्जी बनाने से लेकर किसी पाठ को पढ़ने तक। जैसे यदि आपने पनीर बनाया और पनीर में शिमला मिर्च का प्रयोग किया, और आपके दिमाग में यह विचार आया कि क्यों नहीं जब आलू टमाटर की सब्जी बनाएंगे तो उसमें भी शिमला मिर्च का प्रयोग होना चाहिए। मतलब कि पनीर बनाने में जो टेक्निक आपने सीखा था उस टेक्निक का प्रयोग आपने आलू और टमाटर की सब्जी को बनाने में किया, मतलब इस विषय में सीखे हुए ज्ञान का प्रयोग आपने किसी दूसरे विषय में कर दिया, तो उसे क्या बोलते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। तो उसे कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। जैसे सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण वो होता है जब एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान यदि किसी दूसरे विषय में मदद करता है तो उसे बोलते हैं सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। यदि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान किसी दूसरे विषय में आपकी क्या करे, मदद, तो होता है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। जैसे आपने गणित पढ़ा, गणित में पढ़ा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान में पढ़ने में क्या करता है, हमारी मदद करता है। गणित में सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान को पढ़ने में क्या करता है, मदद। या साइकिल चलाना आपने सीखा है तो साइकिल चलाने में जो भी चीजें सीखा उसको बाद में बाइक या मोटरसाइकिल को चलाने में आपकी क्या करता है, मदद करता है। तो ये होता है सकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। नकारात्मक में वो होते हैं जो आपके बीच क्या बाधा या फिर रुकावट उत्पन्न करें। नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण वो कहलाते हैं जो कि एक विषय में सीखा हुआ ज्ञान दूसरे विषय में आपकी बाधा या रुकावट उत्पन्न करते हैं। जैसे आप मान लीजिए सीखे हैं चलाना क्या, बाइक, और बाद में आप जब चलाना क्या शुरू करते हैं, स्कूटी। अरे आप बाइक चलाना जानते हैं और बाद में आप स्कूटी चलाना सीखते हैं तो उस समय स्कूटी चलाने में आपको बहुत सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और प्रॉब्लम क्यों सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपने पहले बाइक चलाना सीख लिया। यदि न सीखा रहता तो प्रॉब्लम नहीं होते कि आपको एक साइड क्लच लगता है पर स्कूटी में ब्रेक हो जाते हैं, तो वहां मतलब थोड़ी रुकावट उत्पन्न होती है, थोड़ा डाउट उत्पन्न होता है, थोड़ी बाधाएं उत्पन्न होती है, पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उस चीज को सीख नहीं पाएंगे।
पर आपको थोड़ी देर के जो रुकावट या बाधा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं नकारात्मक अधिगम का स्थानांतरण। और तीसरा होता है शून्य। शून्य में न तो बाधा उत्पन्न होगी और न तो कोई मदद। जैसे गणित पढ़ने के बाद आप सब्जी बनाने का काम करें, जैसे गणित विषय पढ़ने वाली आप सब्जी बनाने का काम करेंगे तो गणित की वजह से न तो उसमें कोई मदद मिलने वाली है न तो कोई बाधा उत्पन्न होने वाली है। यदि मैं कहूं कि साइकिल चलाना आपने सीखा है और बाद में आप जहाज चलाना शुरू कर दें, आप पायलट बन गए, आप क्या शुरू कर दिए, चलाना जहाज, तो साइकिल में सीखा हुआ नॉलेज न जहाज चलाने में आपको कोई बाधा उत्पन्न करने वाला है, थोड़ा भी डाउट या रुकावट नहीं, न तो आपको उसका नॉलेज आपको उसमें कोई मदद करने वाला है। तो ये क्या होते हैं, तीन तरह का अधिगम स्थानांतरण होते हैं जहां से आपको कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं। ये वो क्वेश्चन होते हैं जो छटकते हुए कभी कभार से इक्का फुट कर गया होते हैं, जो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाते हैं। ये होते हैं अधिगम के स्थानांतरण। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हुए आपके अधिगम के स्थानांतरण सिद्धांत। आप परिभाषा समझे कि अधिगम होता क्या है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक से आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि लिंग अधिगम को प्रभावित करता है कि नहीं। पर बात किया जाए, एक जो मैंने त्रुटियों की बात की तो उसमें 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए। पहला, त्रुटि या भ्रम। भ्रम स्वाभाविक होती है क्योंकि ये वो चीज है जो अधिगम से सबसे ज्यादा टकराएंगी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। त्रुटि या भ्रम स्वाभाविक होती है। दूसरा, त्रुटि या भ्रम अधिगम का भाग होती हैं। तीसरा, त्रुटि द्वारा बालक के सोच या जिसे आप बोलते हैं चिंतन के बारे में पता चलता है। मतलब जो भी आप त्रुटियां करता है बच्चा, उस त्रुटियों को यदि आप उनकी गलतियों को देखते हैं तो ये समझ में आता है नहीं इसने क्या सोचा या क्या चीज सोच कर इसने इस चीज को सॉल्व किया है। उसने दो दो जोड़ के 5 लाया तो उसके पीछे भी आप सोचते कि नहीं दो दो जोड़ के 5 लाया ताकि कुछ तो सोच के लाया होगा। तो गलतियों से हमें बच्चों की सोच या चिंतन के बारे में पता चलता है। और सबसे बड़ी चीज जो एक पॉइंट है चिंतन को लेके, उसको भी समझिएगा। चिंतन में बालक तथा वयस्क मात्रात्मक रूप से समान होते हैं, परंतु गुणात्मक रूप से अलग होते हैं। मतलब यदि बात किया जाए तो बच्चे और वयस्क की जो चिंतन प्रक्रिया होती है या सोच या विचार होते हैं, वो सोच विचार या चिंतन मात्रात्मक रूप से समान होते हैं। मतलब जितना एक बड़े व्यक्ति सोचता है, मतलब एक वयस्क एक बड़ा व्यक्ति जितना सोचता है उतना छोटा बच्चा भी सोचता है। मतलब सोचने की क्षमता उसकी उतनी ही है, पर अंतर कहाँ होता है, गुणों में। मतलब कि यदि एक बड़ा व्यक्ति होगा तो चीजों को लॉजिकली सोचता है, एक तथ्य के अनुसार सोचता है, लेकिन एक छोटा बच्चा होता है जिसके बातों में कोई लॉजिक नहीं होता, वो सोचेगा पर उसके सोच में या चिंतन में उस तरह के लॉजिक आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो मतलब चीजें गुणात्मक रूप से अंतर हो सकती है पर मात्रात्मक रूप से क्या होती है, समान होती है। और इस पॉइंट पे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वो चीजें थी जो कि आपके अधिगम से पूछी जाती है। यदि अधिगम आप यूपी टेट में पढ़ते रहिए, करीब 1 हफ्ता के ऊपर वाला सिलेबस था, पर सीटेट में बहुत ही शॉर्ट में खत्म हो जाता है। तो ये चीजें आपसे कहाँ पूछी जाती है, अधिगम में। तो यहाँ पे आपका अधिगम कंप्लीट होता है
और सीटेड में बस इतने ही अधिगम चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं और इसी के ऊपर आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। और चीजें सबसे बड़ी चीज है कि वो तथ्य पे चीजें नहीं पूछेगा। यदि आपको लगता है कि आप चीजों को रट के जाएंगे और यही एग्जैक्ट पूछ देगा, तो कभी नहीं। वो हर एक लाइन के ऊपर एक कहानी बनाएगा और उस कहानी को पढ़ने के बाद आपको सोचना होगा कि चीजें चल क्या रही हैं, किस हालात में चल रही है, और उसके अनुसार चारों में से सबसे बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है एक बच्चे के लिए, और इसी के अनुसार आपको ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। तो आज अधिगम खत्म करते हैं। कल जो टॉपिक शुरू करेंगे वो टॉपिक रहेगा आपका चिंतन। क्योंकि अब चिंतन की बात आ गई तो थिंकिंग से भी आपके कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन तो बिल्कुल रहते हैं कि पेपर में आने ही आने हैं। कुछ मैथ में क्वेश्चन रहते हैं थिंकिंग से, जिसमें कि आपको प्रश्नों को लेकर रहते हैं किस तरीके के प्रश्न पूछने चाहिए, और कुछ क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर के आपके साइकोलॉजी में आ जाते हैं सीडीपी वाले सेक्शन में, और बाकी जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं कभी मैथ में पूछ देगा, कभी 1-2 क्वेश्चन ईवीएस में आ जाते हैं और 1-2 क्वेश्चन आपके लैंग्वेज में आ जाते हैं। तो चिंतन एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि सभी में क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि मैथ में भी थिंकिंग है, पर्यावरण ईवीएस इन्वायरमेंट में थिंकिंग है, लैंग्वेज वाला चैप्टर उसमें भी थिंकिंग आता है, इसलिए थिंकिंग से सभी में क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और ये भी समझने वाली चीज है। तो अगला जो हम चैप्टर पढ़ेंगे अगला वो कौन सा रहेगा? थिंकिंग रहेगा, चिंतन रहेगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे दबाकर लाइक कर दीजिएगा। शेयर बने ना बने पर लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि पता चले कि नहीं वीडियो आपको पसंद आई है या फिर नहीं आई है। तो एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि ये समझ में आए कि नहीं जो मेहनत की जा रही है वो मेहनत सफल हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो इसी के साथ मिलती है आपसे अगले वीडियो में चिंतन में।